रात इस कमरे को देख के ना मैं सोच रहा था कि क्या बच्चे वैसे ही करेंगे जैसे बच्चे करते हैं या बच्चे अच्छे बन जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही किया, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मार्ट रूम था तो इसमें मुनासिब कुर्सियाँ रखी हुई थी और एनरोलमेंट इससे कोई 5 ज़्यादा की थी। तो फिर मैं ये सोच रहा था कि बच्चे जो है वो वैसे बिहेव करेंगे जैसे वो करते हैं पहले दिन दूसरे दिन, क्योंकि वो पहले दिन ना बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग आगे पीछे हुई हुई थी। तो बस मैं दुआ यही कर रहा था कि इसमें हमें अचानक से कुर्सियाँ ना डालनी पड़ जाएं। और आप लोगों को देख के मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने रिवायती जो है वो तरीके से वो किया, बल्कि आप लोगों ने नहीं, जो बाद में कैमरे में जो मुझे सुन रहे होंगे उन्होंने रिवायती तरीके से। जब कम्बो मिल जाता है ना तो लोग कहते हैं कि जब ऑनलाइन भी है टीचर तो क्या घर से निकलना, तो फिर खाली ऑनलाइन लेना चाहिए, वो क्यों इजाफी 2-3 हज़ार रुपये हमें क्यों देने। तो ये ना मेरे ख्याल में हमारी साजिश थी। हमने कहा बच्चों ने पढ़ना ऑनलाइन ही है, लेकिन उनको एक कम्बो बता देते हैं कि फ़िज़िकल भी साथ होगा, तो पैसे थोड़े ज़्यादा दे देंगे, पढ़ना तो उन्होंने फिर भी ऑनलाइन ही है। तो दोस्तों ऑनलाइन वालों ज़रा जज्बाती हो के आप आएँ, क्लास में आएँ, ताकि जो है ना मज़ा आए। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जो पीआरसी के फ़ौरन बाद सोच रहे हैं कि कैफ 1 2 3 तरतीब से होता है तो कॉस्ट उठा लेना चाहिए और बी लॉ छोड़ दियो, कि यहाँ पे से कोई ऐसा जज्बाती तो नहीं। और अगर एक आध है तो शायद वो अपनी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से जुनूनी मोहब्बत की वजह से, कि ठीक है जी वो पीछे इंट्रो और क्यूएम पढ़ा था, इंट्रो का बड़ा वाला पेपर FR1 हो गया, क्यूएम जैसी बातें जो है वो कॉस्ट में हो गई। तो सजेस्टेड यही है कि बिल्कुल बिगनर बंदा कॉस्ट ना उठाए, बिल्कुल बिगनर, अनलेस कि उसको बहुत ज़्यादा तूफ़ानी क्रेज़ हो अकाउंटिंग्स का या न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स का। आइडियली आई की अपने नंबरिंग तो अपने हिसाब से बनाई है, लेकिन FR1 टैक्स और बी लॉ शुड बी वेरी फर्स्ट 3 पेपर्स। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि फिर आप ग्रुप ए और बी के दरमियान जब मिक्स कर रहे होते हैं तो फिर इधर से कॉस्ट और आगे से फिर आप कंपनी लॉ और FR2 नॉर्मली ये कम्बिनेशन बनाते हैं। तो एक चीज़ जो मैं पहले दिन कहना चाहूँगा, जिससे कॉलेज वाले फिर नाराज़ हो जाएंगे कि जी आप बच्चों को खुद ही भगा देते हैं, तो अगर कोई पहले ही सब कम्बिनेशन में FR1 कॉस्ट और टैक्स उठा के बैठा है तो ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन नहीं है। हमने हर दफ़ा देखा है कि आखिरी मंथ में आके लोग घबरा के फिर कॉस्ट या FR1 में से कोई एक ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकल पेपर्स हैं और दोनों अच्छा खासा आपकी एनर्जी ड्राइव कर रहे होते हैं और फिर टैक्स भी साथ साथ चल रहा होता है। तो अगर ऐसा कोई डिसीजन, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे कर रहा है तो एक दफ़ा दोबारा थिंक कर लें कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कोई ऐसा है तो नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओरिएंटेशन में बेसिकली हम हमेशा सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को किस तरह से लेके चलना है, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या हैं, सिलेबस की ओवरऑल आउटलाइन क्या है। फिर एग्जामिनर को समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि एग्जामिनर क्या कहता है, किस तरह से कहता है। कॉस्ट के बारे में क्या क्या सुना हुआ है आप लोगों ने, आपने क्या सुना है कॉस्ट के बारे में? लेंथी बहुत है इन्होंने सुना है। आपने किसी बहुत पुराने स्टूडेंट से तो नहीं सुना? ठीक है, कॉस्ट के बारे में एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि बहुत लेंथी है। एक कॉस्ट का बड़ा पेपर हुआ करता था जिसका नाम होता था कैफ 8, आखिरी 3 पेपरों में होता था। उस वक्त 3 जिन पेपर होते थे आखिरी, FR2, ऑडिट और कॉस्ट। जब स्टूडेंट पीछे से सारा कुछ करते हुए वहाँ पहुँचता था तो वो आखिरी 3 पेपरों से टकराता था, और एग्जामिनर भी फिर कहता था कि अब आए हो तो बस तसल्ली से फिर जो है ना एक दफ़ा मैं जलील करूँगा आपको और फिर आगे भेजूँगा। तो उस वक्त कॉस्ट में इतने सारे टॉपिक थे, इतनी सारी एडवांस बातें थीं कि इन्होंने कॉस्ट में से टॉपिक निकाल के MFA में डाले तो वहाँ पे 30-40 नंबर के पूछने शुरू कर दिए। मतलब वो अकेले इतने इम्पॉर्टेंट थे। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हुआ करता था बजटिंग, और कॉस्ट का जो टीचर है वो बेचारा 30% ऑफ द टाइम उस टॉपिक को लगाता था, बजटिंग। वो चला गया MFA में। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, तकरीबन 3 से 4 हफ्ते खाने वाला टॉपिक था, वो MFA में चला गया। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस वगैरह का होता था वो MFA में चला गया। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग होती थी, वो CA फाइनल में चली गई। तो हुआ ये कि वो पेपर जो है थोड़ा सा छोटा हो गया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पिछले पेपर का ये 55% है, जो पहले बड़ा पेपर होता था। अब ये लेंथी नहीं रहा। नंबर 2, इसकी टेस्टिंग का लेवल भी चेंज हो गया है। पहले बड़ा एग्रेसिवली एग्जामिनर आके और तूफान मचा देता था, लेकिन अब एग्जामिनर ने हाथ हल्का किया है, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि 1 2 3 है तो बच्चे
इसको शुरू में उठा लेंगे। हमने पिछले 2-3 तजर्बों के बाद बच्चों को ये सजेस्ट करना शुरू कर दिया कि आप शुरू में मत उठाएं, बट वो ये समझते हैं कि बिल्कुल बिगनर बच्चा है तो उन्होंने इसका टेस्टिंग लेवल हल्का कर दिया है, ये चीज़ हमारी फेवर में जाती है। और क्या क्या सुना हुआ है आपने, क्या सुना है कॉस्ट के बारे में? कुछ सुना ही नहीं, ठीक है, कुछ सुना नहीं या कुछ खास नहीं सुना, इसकी कोई अलग से कोई खास बात नहीं, बस एक पेपर है, ठीक है, जैसे होता है। क्या सुना है कॉस्ट के बारे में? टेक्निकल है। क्या सुना है कॉस्ट के बारे में? लेंथी बहुत है, ठीक है, आप लगता है थोड़ी देर से आए हैं, ठीक है। ये थोड़ी देर पहले ये भाई ने भी लेंथी की बात की थी जिसपे मैंने एक तकरीर शुरू कर दी थी, ठीक है, सही है। तो चलें, मतलब लेंथी वाले को मैंने, जी आपने क्या सुना है? लेंथी का सुना है, तो आप लोग सारे पुराने लोगों से सुन के आए हुए हैं, या कहीं ये लेंथी में पास पेपर के सारे सवालों को ऐड करके तो नहीं बता रहे कि जी एक टॉपिक है, टॉपिक के एंड पे 25 पास पेपर्स हैं, तो अब अगर उन सारों को ऐड करेंगे तो फिर तो बहुत लेंथी लगेगा, ठीक है, सही है। लेंथी हुआ करता था, अभी दरमियाने लेवल का है, अब उतना लेंथी नहीं रहा, लेकिन छोटा पेपर बहरहाल इसे हम नहीं कह सकते। यानी FR1 के बाद सबसे बड़ा जो पेपर ग्रुप ए में है वो कॉस्ट है। अब वो बीलो तो बिल्कुल ही शुगल मुगल है ना, वो तो बहुत ही छोटा हो गया है, और टेक्स्ट दरमियाना सा पेपर है, वो न्यूमेरिकल थ्योरी लवर्स दोनों को चल जाता है, ठीक हो गया। चलें जी, इस पेपर के बारे में ज़रा थोड़ी सी ऑफिशियल बातें शुरू करते हैं। मेन इश्यूज़ क्या हैं? अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट। एग्जामिनर, हर एग्जामिनर कमेंट में एक ही बात फिर होता है, कहता है काश बच्चे इंग्लिश पढ़ लें जो मैंने उनसे सवाल पूछा है। वो आपको एक पूरा सवाल दिखाता है और नीचे कहता है मुझे सवाल में ये चीज़ चाहिए। अब चूंकि वो सवाल सामने का देखा हुआ आपके पास पेपर के एक सवाल से मिलता जुलता लग रहा होता है, और आपका हाथ चला होता है कि जैसे ही ये टेबल नजर आए, पहली ये वर्किंग करनी है, दूसरी वर्किंग करनी है, तीसरी वर्किंग करनी है, लेफ्ट वाले पासे पे ये लिखना है, राइट वाले पासे पे ये लिखना है, आप अपने उस चीज़ें सजा देते हैं, जबकि उसने सिर्फ वर्किंग 2 पूछी होती है, और वो एंड पे दुखी होकर कहता है बच्चों ने अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर दिया गलत चीज़ों के ऊपर। तो अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट की है कि आपको चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि चीज़ें किस तरह से हैं, क्या है। टाइम मैनेजमेंट। अगर कोई बच्चा कॉस्ट के पेपर से बाहर निकल के कहे ना मैंने पूरा पेपर कर लिया, तो सारे आके उसे चूमना शुरू कर देते हैं कि ये कहाँ से आ गया, मतलब पूरा पेपर ही कर आया, मतलब कहाँ, मतलब क्या खा के आए थे सुबह, मतलब तुमने 100 नंबर का पेपर कर दिया वो। और जब वो कहता है वाकई 100, एक दफ़ा तो उसे भी यकीन नहीं आता कि मैं क्या कर बैठा हूँ। तो कॉस्ट से निकलने वाले बच्चे कहते हैं जी 75 नंबर का पेपर हुआ, 70 नंबर का पेपर हुआ। मैंने अपने ज़माने में, खैर मेरे ज़माने में मुश्किल वाला कॉस्ट होता था बड़े वाला, मैंने 65 नंबर का किया था। तो टाइम मैनेजमेंट इस पेपर में इशू है। उस इशू के पीछे एक वर्ड है जिस वर्ड पे मेरी बहुत ज़्यादा डिस्कशन रहेगी, दैट इज़ मैथ्स। लोगों को मैथ नहीं आती और लोग छोटी से छोटी कैलकुलेशन को बड़े तरीके से करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर मैं कहता हूं कि एक चीज़ जो है वो 700 रुपए की है और उसके ऊपर डिस्काउंट होने लगा है 30%, तो बताएं उसकी नई वैल्यू क्या बनेगी। अब क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट जो है ना वो कहते हैं कोई मसला नहीं, हमें तो लाइनें लिखनी आती हैं। जी बिल्कुल, वो पहले 700 को पकड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से, क्या जवाब आया? 210। फिर वो कहेंगे अच्छा जी 700 है, 700 में से 210 माइनस कर लेते हैं, तो जवाब बच जाएगा 490। ऐसे ही है, थोड़ा सा ही टाइम लगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। अगर ये वाला काम पेपर में 55 दफ़ा करना हो तो टाइम लगेगा। एक स्टूडेंट अचानक से बैठे बैठे कहता है कि सर जी अगर 30% ऑफ है तो इसका मतलब अब 70% कीमत रह गई। तो सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि इसको डायरेक्ट 70% से मल्टीप्लाई करते जवाब आ जाता? कमाल ही नहीं हो गया? ये लुट नहीं मचा देगा बच्चा। और ICAP ने कब कहा कि मुझे हर लाइन अलग अलग करके सॉल्व करके दिखाओ? कम से कम 55 दफ़ा पेपर में ये हरकत हो रही होगी। टारगेट कॉस्टिंग का जब एक सवाल आता है तो उसमें कम से कम वो आपसे 12-13 दफ़ा परसेंटेजेस मल्टीप्लाई करवाता है।
डिसीजन मेकिंग का एक सवाल आता है, वो आपसे 8-9 दफ़ा वर्किंग करवाता है। यानी टोटल मैं कह सकता हूँ कि कॉस्ट के पेपर में आपको 50 से 60 दफ़ा छोटे छोटे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत छोटे छोटे से। जिनको इस तरह की आदत पड़ी हुई होती है वो फिर खेलते रह जाते हैं। अगर आपको मैथ में छोटे छोटे से ट्रिक्स पता हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें आपको करनी आती हैं, छोटी छोटी सी ट्रिक्स आपको पता हैं, तो आप हर सवाल में 10 मिनट कम से कम सेव कर सकते हैं। और अगर 8-9 टिपिकली सवाल आते हैं पेपर में तो आपने 80-90 मिनट सेव कर लिए। 80-90 मिनट का मतलब है 1.25 से 1.5 घंटा। चलो मैं बहुत बड़ा दावा ना करूं, 1 घंटा आपके पास एक्स्ट्रा है। वो जो 70 का करके आ रहा है वो उस 1 घंटा उसका शॉर्ट हो गया। जिसने 80 का किया, जिसने 75 का किया, क्यों? क्योंकि उसका टाइम शॉर्ट हो गया था, वो ये इस तरह से कैलकुलेशंस पे चला गया। बात समझ आई? बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें, जस्ट मतलब इस वक्त मकसद ये सिखाना नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा तजर्बा और करना चाहूँगा बताने के लिए कि टाइम कई दफ़ा थोड़ी सी प्लानिंग से बेहतर किया जा सकता है। तो मैथ पे हम बात करने लगे थे, एक छोटी सी, क्या मैं अज्यूम कर लूँ कि आपको FR1 का पता है? ठीक है। हम कहते हैं कि एक 100 यूनिट्स बनाए जाते थे और 1 यूनिट की कीमत थी 700 रुपये। 100 यूनिट होते थे और 1 यूनिट की कीमत कितनी थी? तो टोटल कितनी कीमत बनी? 70,000। ये तो आपने ठग करके कर दिया। अब इंफॉर्मेशन ये आई कि अगली दफ़ा हम 25% यूनिट ज़्यादा बनाएंगे और प्राइस को 10% लेस कर देंगे। अगली दफ़ा हमारा टोटल खर्चा कितना बनेगा? हाँ जी, एक भाई का जवाब आया 78, एक का 40 समथिंग, दो जवाब 78 के आसपास के आ गए। चले, मेरा एक सवाल है, कैलकुलेटर पे शॉर्टेस्ट तरीके से अगर ये करें तो कितने सेकंड लगेंगे? पता नहीं आप में से किसी ने ऐसे किया या नहीं किया? एक भाई ने ऐसा किया। सबसे शॉर्टेस्ट वे है, दिल नहीं मानता, दिल करता है पहले यूनिट्स को बढ़ाएं, फिर वैल्यू को कम करके देखें, फिर जवाब को आपस में दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें। मल्टीपल टाइम पेपर में वो आपसे कहता है कि यूनिट्स इतने बढ़ गए हैं और इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस इतनी बढ़ गई है। आप यूनिट के साथ अलग खेलते हैं, प्राइस के साथ अलग खेलते हैं, फिर दोनों को मिला के अलग खेलते हैं, फिर दोनों को पिछले वाले से कंपेयर भी करना होता है और उसके बाद पेपर में सिर्फ खेलते रह जाते हैं। तो छोटी सी मैंने एग्जांपल दी है, ये मतलब आपने जो भी किया ना, ये जवाब निकालें वही जवाब निकलेगा जो आप लोगों का निकला है। आपने क्या किया? आपने इसको 25% बढ़ाया, ये आसान था, 100 था। आई कैप जाहिर है इतना प्यार तो नहीं करेगा ना, वो यहाँ 89 लिख देगा, ताकि मतलब 100 का तो 25 फ़ौरन से बंदा कर ही लेता है। तो जब 25% मोर है तो आपने 100 को फॉर एग्जांपल 125% से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 125। 125 आ गए आपके रिवाइज यूनिट्स। फिर आप आए इधर 700 में 10% लेस करना है। अभी थोड़ी पहले हमने शॉर्ट कैलकुलेशन देखी थी, 700 का 90% ले लिया, 630 बन गया। फिर आपने इन जवाबों को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर आप पहुंच गए। तो ऊपर वाले का मल्टीप्लायर आपके पास था तो सही,
इसको 125% से मल्टीप्लाई करके ये जवाब आया, इसको मल्टीप्लाई करके ये जवाब आया, और जवाबों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो वो तो जवाब आपस में पीछे वाले तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुए हुए थे, तो वो जो अलग अलग मल्टीप्लाई करना था ये वाले भाई साहब को 125 से और 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी डायरेक्ट जवाब पे पहुंच जाते हैं। ये एक छोटी सी ट्विक है और पेपर में बार बार ये काम हो रहा होता है। तो यहाँ असल मसला जो कॉस्ट में नज़र आया है वो मैथ है, टाइम मैनेजमेंट एंड मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल्स। चूँकि लोगों को मैथ से नफरत होती है, क्योंकि मैथ सुनते साथ ही उनके जहन में ट्रिग्नोमेट्री आती है, ज्योमेट्री आती है, फिर एल्गोरिदम, लॉगरिथम्स और साथ में वो थ्योरम्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो यहाँ वो वाला मैथ नहीं चाहिए, यहाँ बहुत बेसिक मैथ चाहिए। वो जो क्यूएम में आपने फाइनेंस में भी पूरा नहीं, शुरू में जो आपने बातें पढ़ी हैं, जो रेशियोज और इस तरह वाली चीज़ें, रेशियो, परसेंटेजेस, मार्कअप, मार्जिन, वो वाला मैथ चाहिए। लेकिन वो एक दफ़ा नहीं चाहिए, वो पेपर में 50-60 दफ़ा चाहिए। और ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन से टाइम नहीं बच पाता, तो पेपर में जो इशू बन जाता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट इशू इज लॉन्ग कैलकुलेशन मेथड्स अडॉप्टेड। आप अगर देखें तो इन सबके पीछे एक ही रूट कॉज है, मैथ। जिसकी मैथ बेहतर होती है ना, कॉस्ट के आधे मसले उसके हल हो जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग वाहिद अकाउंटिंग है जो बगैर स्टैंडर्ड्स की होती है। आपकी अकाउंटिंग जितनी भी है उनमें आपके पीछे स्टैंडर्ड चल रहा होता है। स्टैंडर्ड कहते हैं ये काम ऐसे करना है, और क्यों करना है लॉजिक बताता है, वो समझ नहीं आती तो फिर आपको समझ आ जाता है कि ठीक है बस ऐसे ही करना है। कॉस्ट में ऐसे नहीं है, एक सवाल 15 तरह से सॉल्व हो सकता है। आप ICAP का एक सवाल उठाएंगे, आप 10 टीचर्स की किताबें उठा के देख लेंगे, हर किसी ने अपने तरीके से सॉल्व किया होगा और सारे सही होंगे, क्योंकि सबका एंड रिजल्ट सेम आ रहा होगा। किसी ने शॉर्ट कैलकुलेशन की होगी, किसी ने लॉन्ग, किसी ने बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया होगा, किसी ने और तरीके से प्रेजेंट किया होगा। तो बेसिकली मैथ बेहतर है तो बहुत सारे मसले हमारे सॉल्व हो जाते हैं। देन शॉर्टकट या सिलेक्टेड स्टडी। बहुत सारे सियाने आपको मशवरा देंगे, यार वो टारगेट कॉस्टिंग का सवाल ना, एक अटैम्प्ट के बाद 2 अटैम्प्ट्स का गैप आता है, फिर एक सवाल आता है, फिर 2 अटैम्प्ट्स का गैप आता है, फिर आता है। तो इस दफ़ा चूँकि शनि और वो जो वो है वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो ये वो गोल्डन अटैम्प्ट है जिसमें टारगेट कॉस्टिंग का सवाल नहीं आना। ये मत करके जाना। आप खुश हो जाते हैं, यार ये कितना भला आदमी है, इसने मेरा एक टॉपिक माइनस करा दिया ज़िंदगी से। वो आप माइनस कर देते हैं, पेपर में सवाल आ जाता है। फिर अचानक से एक सियाना उठ के आपको कहता है कि यार 18 अटैम्प्ट्स हो गई हैं, एंट्रियों का सवाल नहीं आया। क्यों करना है एंट्रियों को, छोड़ दो, टीचर तो पागल है, उनको तो शौक़ होता है लंबी लंबी क्लासें खींचने का। वो बताएं भी ना, टीचर बड़ा या मैं, फेसबुक का फिलोसफर, ऑब्वियसली फेसबुक का फिलोसफर। वो आपको फिर अपने एनालिसिस साबित कर देगा कि एंट्रियां करने वाले दुनिया के गुमराह तरीन लोग हैं। पेपर में अचानक से 10 नंबर का एंट्री वाला सवाल आता है और आपको उस वक्त वो बस उस बंदे को सिवाय बुरा भला कहने के और कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि सिलेबस पहले बड़ा होता था तो पुराने लोग कहते थे यार कॉस्ट बड़ा है, उसमें थोड़ा सा एक आध टॉपिक को ज़रा कम तैयार करके जाना चाहिए, कुछ टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उस वक्त क्या होता था, पेपर में 4-5 ऐसे टॉपिक होते थे जहाँ से कन्फर्म सवाल आना होता था। बजटिंग से सवाल आता ही आता था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से सवाल आता ही आता था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी या सस्टेनेबिलिटी आता ही आता था, डिसीजन मेकिंग आता ही आता था। मतलब जब सिलेबस ज़्यादा बड़ा था तो उसमें 4-5 ऐसे बड़े टॉपिक थे कि यू कैन से कि 70 to 80% तो उनमें से आ जाएगा, बाकियों में ICAP मिक्सिंग कर लेगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। लेकिन जब से ये पेपर छोटा हुआ है, अब उसने स्प्रेड ज़्यादा बढ़ाया है, तो आप अगर पास पेपर एनालिसिस देखेंगे तो कुछ ऐसे टॉपिक में सवाल नजर आए हैं जिसमें कोई 12, 13, 15 अटैम्प्ट से कोई सवाल नहीं था, क्योंकि अब उन्होंने 100 नंबर कम टॉपिक्स में स्प्रेड करने हैं। तो फिर अब वो गरीब टॉपिक्स की बारी भी आ गई है, अब शॉर्टकट्स नहीं लगा सकते। तो एक छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं जो CMA के साथ चल रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो वो हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं तो टीचर हूँ, मैंने तो नहीं पेपर चेक किए कि बच्चों ने ICAP में जाके क्या लिखा, क्या हुआ। तो एक दफ़ा एक काम करते हैं, 2018 से लेके पीछे की अटैम्प्ट तक जितने भी एग्जामिनर कमेंट्स हैं उसमें ना, हर एग्जामिनर कमेंट में ना सवाल बाय सवाल कमेंट होता है और शुरू में एक ओवरऑल तबसरा होता है एग्जामिनर का जिसमें वो अपने गमो गुस्से का इजहार करता है। वो ज़रा देखते हैं ताकि वो समझा दें कि बच्चे कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ना पहले दिन छुट्टी कर लेते हैं, वो कहते हैं उस दिन ओरिएंटेशन है, टीचर फालतू बातें कर रहा होगा। ये बड़ा ज़रूरी डे होता है, इस दिन ना हमें समझना होता है कि एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या है और फिर हमने उसको किस तरह से लेके चलना है, एक अप्रोच समझ आती है।
एग्जामिनर कमेंट 2018 में उन्होंने कहा जी ओवरऑल परफॉर्मेंस गुड थी, 54% पास हो गए। मतलब जो पानी पीने भी गया था ICAP के हॉल उसको भी पास कर दिया उन्होंने। मैट्रिक में 30% लोग पास हो रहे होते हैं, FSC में 31% लोग पास हो रहे होते हैं, 54%। आपको पता है 30% लोग तो बगैर तैयारी के गए होते हैं ICAP में। अक्सर लोग तो उस दिन एन मौके पे पेपर छोड़ देते हैं या पेपर देखते साथ ही नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, अटेंडेंस लगाते हैं और उठ के चले जाते हैं। तो 54% का मतलब है जो बच्चा थोड़ा सा भी इरादा करके गया था ना वो पास हो गया। मतलब ये रिजल्ट, और ये किस ज़माने का है, वो जब भारी पेपर होता था। तो पेपर भारी है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन इसमें वेरिएशन बहुत है। मैंने देखा है जिस जिस पेपर में उसने थोड़ी ज़्यादा मैथ घुसाई एकदम से रिजल्ट बहुत तेज़ी से गिर जाता है। तो इन्होंने कहा 54% था, गुड था, और फिर कुछ प्रॉब्लम्स बताए हैं मैंने, उस पूरे में से ना काम की चीज़ें रेड कर दी हैं जहाँ उसने कुछ इश्यूज़ वगैरह बताए हैं। उन्होंने कहा कैलकुलेशंस वर परफॉर्म विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन। बच्चों ने कैलकुलेशन तो कर दी लेकिन बताया नहीं क्या लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल इधर तो ऊपर यूनिट्स और ये लिखा हुआ है ना प्राइस वगैरह, अब पेपर में एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप गए और आपने एक लाइन पे लिख दिया 70,000 मल्टीप्लाई बाय दिस इज इक्वल टू जवाब। भाई ये है क्या? ये रॉ मटेरियल की बात कर रहे हो, लेबर की बात कर रहे हो, ये किस तरह से है? तो उन्होंने कहा बहुत सारे बच्चों ने बस सिर्फ कैलकुलेशन दी हुई थी, डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी। मैनी स्टूडेंट्स यूज लेंथी स्टेप्स टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन वेयर शॉर्टर अल्टरनेट मेथड्स वर अवेलेबल। ICAP ज़्यादातर ये वाले काम करता है, 90%, 125% इस तरह से। ICAP का सोल्यूशन देखते हैं आधे सफ़े पे आया हुआ होता है, आपका दिमाग घूम जाता है क्योंकि अभी आपने किताब में 2.5 सफ़े पे देखा था। टीचर आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज़रा ज़्यादा खोल के सवाल को बता रहा होता है, लेकिन पेपर में आपने अपने स्टेप्स शॉर्ट करने हैं। टीचर की मजबूरी है कि वो चाहता है कि आप छोटे से छोटे स्टेप को समझें, देखें कि उसके अंदर क्या हो रहा है। वो एकदम से लिख देगा ना इसका वो परसेंट का वो परसेंट, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ है। बट अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता हमने शॉर्ट अप्रोच की तरफ आना है। वो खुद एग्जामिनर कह रहा है कि जी बच्चों ने लेंथी स्टेप्स किए जहां शॉर्टर अल्टरनेट्स अवेलेबल थे। देखते हैं इससे अगली अटेम्प्ट में क्या हुआ। स्प्रिंग 2018 है, उन्होंने कहा जी इसमें ड्रॉप हो गया 38.8% पे, 54 से 38.8% पे। उन्होंने कहा फिर भी कुछ सेटिस्फैक्ट्री थी, लैक ऑफ प्रैक्टिस नज़र आ रही थी, लेंथी मेथड्स नज़र आ रहे थे। एग्जामिनर का गम नज़र आ रहा है कि वो किस जगह पे दुखी है। आगे जाता गया एग्जामिनर, उसका दुख चेंज होता गया। उन्होंने कहा स्लाइटली इंप्रूव हुआ 39%, वो 38 पॉइंट समथिंग था ना, तो उसको राउंड करके उसने कहा 39 से 41% हो गया। एक सवाल में ये मसला था, मैं सवाल का मसला डिस्कस नहीं करा, इस एग्जामिनर कमेंट में हमें कोई काम की बात नहीं पता लगी। 2019 ऑटम में उन्होंने कहा जी पिछली अटेम्प्ट से लोअर हो गया, 41% से 31% पे चला गया। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस कुछ सवालों में नजर आई, सिलेक्टिव स्टडी रिफ्लेक्ट हो रही थी और पुअर टाइम मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट हो रही थी। ये एग्जामिनर ओवरऑल कमेंट दे रहा है 2-2.5-3 हज़ार बच्चों के पेपर चेक करने के बाद कि ओवरऑल उसको क्या मिजाज नज़र आया। एक स्टेप आगे चलते हैं। इसमें उन्होंने कहा जी इंप्रूव हो गई 48%, 31 से कहाँ चली गई 48% पे आ गई। एग्जामिनी टेंड टू अटेम्प्ट आंसर विदाउट स्ट्रेटेजाइजिंग द अप्रोच एंड फॉर्मेट। उनको पता ही नहीं था कि शुरू कहाँ से करना है, फॉर्मेट क्या रखना है, अप्रोच बनाई नहीं, बस सवाल करना शुरू कर दिया। अनकॉल्ड लॉन्ग वर्किंग एंड वेस्टेज ऑफ टाइम, बिला वजह की लंबी वर्किंग्स, ये चौथी दफा बोला उन्होंने कि बिला वजह एक टाइम पे आके तंग आ गए। उन्होंने कहा ये तो कोई सुन नहीं रहा, चलो हम किसी और चीज़ पे बात करना शुरू करते हैं। तो लॉन्ग वर्किंग्स सजेस्टेड कि आप रीडिंग टाइम इफेक्टिवली वो करें और रिक्वायरमेंट को रीड करें, समझें आंसर करने से पहले। ये सारे एग्जामिनर कमेंट से उठाई हुई चीज़ें, सिर्फ कलर चेंज किए हैं, जहाँ सजेशन है वो ग्रीन कर दिए, जहाँ दुख बताया वो लाल है। एक स्टेप आगे, उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो गई 26%, 48 से। वेरिएशन चेक कर रहे हैं, किसी को याद है? पहला था 54%, फिर 38.8 था, चलो 39% कह लें, फिर 41, 31, 48, 26। कितनी वेरिएशन है, हल्की नहीं है। 15% की वेरिएशन, 2% की, 10% की, फिर ये 17% की वेरिएशन, और इस दफ़ा तो 18% की वेरिएशन। क्या बच्चे एक अटेम्प्ट के हल्के आ रहे थे और एक अटेम्प्ट के अच्छे आ रहे थे?
क्या हर ऑटम और स्प्रिंग अटेम्प्ट का ये मामला होता है? स्प्रिंग ऑटम स्प्रिंग ऑटम स्प्रिंग ऑटम, ऑटम में वो रिजल्ट गिरा रहा है। अब ये मत कहिएगा कि हमने ऑटम अटेम्प्ट देनी है। जहाँ जहाँ मैथ आती है ना, एक तो ये आपको नज़र आ रहा है एनालिसिस, लेकिन इस तरह का एनालिसिस करके मैं फेसबुक के उन लोगों में नहीं होना चाहता जो घबरा या डरा देते हैं। तो बहरहाल ये है कि ओवरऑल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयरिंग है वो भी चेंज होते रहते हैं। एक अटेम्प्ट में ज़्यादा अपीयर होते हैं और एक में कम अपीयर होते हैं। जो ज़्यादा बच्चे हैं वो कौन से उसमें अपीयर होते हैं? अब आप ज़रा कॉस्ट का पैटर्न अगर इस वक्त देखें, ऑटम में ज़्यादा अपीयर होते हैं। पुराने ज़माने में 3-3 के सेट लगते थे और ये आखिरी 3 पेपर्स में होता था, और इनमें से ज़्यादातर परसेंटेजेस पुराने पेपर्स की। प्रॉब्लम ये है कि कॉस्ट में जब भी हम कोई एनालिसिस बनाने लगे, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि पिछला पेपर और ये वाले पेपर के मिजाज में फ़र्क है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को हम एनालाइज नहीं कर सकते कि नहीं जी वो ट्रेंड किस तरह से, लेकिन नई स्कीम के आने के बाद वाले पेपर्स देख सकते हैं। एक एग्जामिनर कमेंट अभी नहीं है, वो तो अभी दिया आप लोगों ने, और 2 मौजूद है। ये बात डिक्लाइन हो गया 26% पे। रीज़न क्या है? सिलेक्टिव स्टडी, पुअर टाइम मैनेजमेंट, वीक कॉन्सेप्ट। एग्जामिनीज क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ रहे, रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली नहीं पढ़ रहे। वो कह रहे हैं जी फलाना सवाल में इट वाज ऑब्जर्व कि एग्जामिनी ट्राई टू प्रोड्यूस आंसर इन अ रोट लर्न फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ व्हाट द क्वेश्चन रिक्वायर्ड। सवाल ने जो रिक्वायर किया था वो तो देखा नहीं, जो रट्टा मार के आए हुए थे कि अच्छा जैसे ही प्रोसेस का सवाल आए ओपनिंग से शुरू कर देना है। वो गरीब बेचारा सिर्फ उसने इक्विवेलेंट यूनिट्स की वर्किंग मांगी है, या सिर्फ उसने खास कॉस्ट मांगी है, या ट्रांसफ़र कितने पे हो रहा है मांगा है, और वो बच्चा चूँकि उसे पता है कि मैं ऊपर से चलता हुआ आऊँगा नीचे तक तो सवाल सही होगा। तो मेरे जैसा कोई होता तो ऊपर से नीचे तक आता और फिर बाकी लाइनों को काट के कहता ये जवाब है, क्योंकि रट्टा तो वो लगा हुआ है ना कि ऊपर से नीचे तक लिखेंगे तो दरमियान में से तो नहीं आता हमें सवाल। तो ये थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं जिनको करना है। फिर उन्होंने कहा जी हम ये चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को समझें, रिक्वायरमेंट को देखें, ताकि आप वेस्टेज ऑफ टाइम को अवॉइड कर सकें। स्प्रिंग 2021 सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया। लो जी, जंपें तो ऐसे 26 से 48 दोबारा से वापस, फिर स्प्रिंग आ गई ना। स्टूडेंट ने एक सवाल में उसने दुख का कहा कि एक नोट को इग्नोर कर दिया जो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन में था। रिक्वायरमेंट दी, रिक्वायरमेंट के नीचे उन्होंने कहा होगा नोट, ये वाली चीज़ का ये मतलब नहीं लेना, क्योंकि उन्हें पता होगा बच्चे वही मतलब लेंगे। लोगों ने उस नोट को नोट कर दिया और उसको पढ़ा ही नहीं। Therefore advice all examinee to carefully read the requirement। पहले कहते थे लॉन्ग कैलकुलेशन, और अब कहना शुरू हो गए यार सवाल तो पढ़ लिया करो। अब उन्हें समझ आ गई कि लॉन्ग कैलकुलेशन तो बात का मसला, असल मसला ये है कि सवाल में एक छोटी सी बात पूछी हुई है, ये 4 सफ़े भर देते हैं। तो समझ आ रहा है। एक भाई ने बात की थी लॉजिकल पेपर है, यस लॉजिकल पेपर है, दिमाग इस्तेमाल होता है। वाहिद अकाउंटिंग है जो पसंद है, जो लॉजिकल लोगों को पसंद है। खैर, ऑटम 2021 डिक्लाइन हो गया। ऑटम जो है ना वो हर दफ़ा एक मुसीबत लेके आ रही है। 33% पे डिक्लाइन हो गया कंपैरिजन टू, अच्छा यहाँ तक पुरानी स्कीम चल रही थी, इससे आगे का एनालिसिस नई स्कीम का शुरू होगा तो पुराना वाला शायद उस तरह से नहीं। मकसद है वो प्रॉब्लम्स की तरफ। ड्रॉप इन रिजल्ट एट्रीब्यूट होता है सिलेक्टेड स्टडी की तरफ, लैक ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स डिटेल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। उनका सिलेक्टेड स्टडी कर रहे हैं और सवाल को सही से नहीं पढ़ रहे। फिर इट इज सजेस्टेड कि क्वेश्चन शुड बी रेड मोर केयरफुली एंड फलाना फलाना फलाना, और सिलेबस कवरेज इंप्रूव होनी चाहिए। अब 2 चीज़ों पे वो आ गए हैं। वो कह रहे हैं सिलेबस कवरेज पूरी करो और सवाल को सही से पढ़ो। चलो पहले सिलेबस कवरेज उन्हें दुख देता था क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता था। फिर आती है नई स्कीम। नई स्कीम में रिजल्ट हो जाता है इंप्रूव। अच्छा वो कौन सी है? स्प्रिंग अटेम्प्ट है, ठीक है जी। 40% रिजल्ट हो गया। मेन शॉर्टकमिंग न्यू कमर्स की आंसर स्क्रिप्ट में वर सिलेक्टेड स्टडी एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस। पहली दफ़ा उसने न्यू कमर्स का वर्ड इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि ये पहली अटेम्प्ट थी नई स्कीम के बाद और इसमें बिगिनर बच्चे कॉस्ट में घुस गए थे। सोचा कि मेरे पास 800 बच्चा आ जाए ऑनलाइन में तो मतलब कितनी दुनिया दे रही होगी कॉस्ट, कि मतलब जो उतना ज़्यादा नोन बंदा नहीं है उसके पास जो है वो 800 बंदे आ गए। बड़ी दुनिया थी। जज्बाती होकर सब ने कॉस्ट उठा लिया। सबको कहा भाई ये बड़ा पेपर है, इसका नंबर 3 हुआ है ये, लेकिन अभी इतनी जल्दी मिजाज नहीं बदलेगा।
तो दुनिया ने धड़ाधड़ ये उठाया और FR1 के साथ ये उठा लिया, और FR1 भी तब पढ़ रहे थे जब इंट्रो एग्जाम करा के बैठे थे, तो वो अटैम्प्ट काफ़ी ख़राब हुई। तो कॉस्ट ने बहरहाल थोड़ा सेवियर का किरदार किया, क्योंकि FR1 लोगों को छोड़ना पड़ा। कुछ लोग फिर कॉस्ट को साथ साथ लेके चले और कुछ ने सोचा कि अगली अटैम्प्ट में एक ही दफ़ा देख लेंगे। तो बहरहाल लैक ऑफ प्रैक्टिस और न्यू कमर्स के जो आंसर स्क्रिप्ट थे उसमें सिलेक्टेड स्टडी नज़र आ रही थी। सिलेबस पूरा करें और की कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन को प्रैक्टिस करें। फिर उन्होंने क्या कहा, डिक्लाइन हो गई। अच्छा, नई स्कीम में डिक्लाइन थोड़ा है, ठीक है जी। अब एक ना 40% पहली दफ़ा और अगली दफ़ा 36%। अब जो रिज़ल्ट आएगा उसमें होगा 42%, तकरीबन मोटा मोटा यही बनता है। चलें, लैक ऑफ ग्रिप नज़र आई। एग्जामिनीज ने टाइम, एक्सेसिव टाइम इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पे लगा दिया। बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं थे, सीधे सीधे सवाल पे खाम खा टाइम लगाते रहे, क्योंकि वो तो एडवांस कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करके बैठे थे, पेपर में सवाल दे दिए इजी। दिस लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम ड्यू टू विच एग्जामिनीज आर अनएबल टू कंप्लीट द पेपर। डन? क्या ये सारी बात समझ आ रही है? एक स्टेप आगे चलते हैं। पेपर क्या है, पेपर का सिलेबस क्या है? वो कहते हैं ये 3 मेन एरियाज हैं, ये इसकी वेटेज है। पुराने ज़माने में ये फर्स्ट वाला जोन है ना, ये बड़ा निगलेक्टेड जोन था। इसमें से गिनती का एक आध टॉपिक होता था जो उनके काम का था, बाकी इधर बड़े बड़े टॉपिक थे वो यहीं खेलते थे। बट अब उन्होंने बेसिक एरियाज़ की वेटेज कर दी है 35 से 45। तीनों में से जो सबसे बड़ी वेटेज है उसको एलोकेट की है। अभी उनका अपना दिल मान नहीं रहा इस पर, अभी पेपर बनाते हुए बहरहाल उनको पसंद वो आगे वाले एरियाज़ ही ज़्यादा हैं। अभी हम वो भी देखेंगे कि वो किस तरह से कर रहे हैं। पहले वाले में इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जो FR1 का स्टूडेंट है उसको ये टॉपिक पढ़ाना ना उस बच्चे के साथ इल्मी बेमानी है। ये ऐसे है जैसे मैं आपको FIFO समझाना शुरू कर दूँ, या आपसे मैं कहूँ लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV का रूल क्या होता है। तो FR1 पढ़े हुए लोगों को ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक बेसिक सा छोटा सा आसान सा चैप्टर, ये फ़ौरन से ईजी हो जाता है। यानी कि चूँकि उन्होंने FR1 में वो सारे कॉन्सेप्ट इतनी गहराई में पढ़े होते हैं कि हार्डली 2-3 दिन में विद प्रैक्टिस खत्म हो जाता है बेचारा, थैंक्स टू FR1। अजम्पशन मेरी ये है कि आप लोग FR1 पढ़ के बैठे, नहीं भी पढ़ के बैठे होंगे तो हम तो डिस्कस कर रहे होंगे। फिर यहाँ पे लेबर कॉस्टिंग, पहले इसको किसी ना किसी और सवाल के साथ मिक्स करके पूछ लेते थे, अब ये भी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ओवरहेड्स हमेशा से इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग, इसमें ज़्यादातर एंट्रियाँ आती हैं जो कि वही बात है कि 18-19 अटैम्प्ट तक नहीं पूछी और अचानक से एक आध दफ़ा पूछ ली। तो इधर कभी भी उनका मूड बनने वाली बात होती है, जब भी पेपर के नंबर पूरे करने हैं वो कोई ना कोई एंट्रियाँ पूछ लेते हैं, और अचानक से फिर फेसबुक पे लोग कमेंट कर रहे होते हैं यार एंट्रियाँ आ गई कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्रियाँ। तो खैर, फिर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो ये इसमें 3 टॉपिक्स, ओवरहेड, लेबर कॉस्टिंग, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग काबिल ज़िक्र है। ये एंट्रीज़ हैं, समझ अच्छी होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा जज्बाती नहीं होना, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपको FR1 के साथ कनेक्ट होके ईजिली कवर हो जाता है। सेकेंड एरिया प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली एक ही टॉपिक को स्प्लिट किया हुआ है 2 हिस्सों में। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, एक टॉपिक को 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, और टारगेट कॉस्टिंग। तो इसमें 3 टॉपिक हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस और टारगेट कॉस्टिंग। ये 3 की वेटेज उसने रखी है 20 से 30, लेकिन उसका दिल करता है कि ये वेटेज ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये उसको 3 में से 2 तो बहुत पसंद है और तीसरा भी कभी कभी अल्टरनेटिव बेसिस पे पसंद रहता है। थर्ड एरिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक अलग से टॉपिक है, बड़ा आसान सा छोटा सा टॉपिक है। CVP ब्रेक इवन कहलाता है। आप लोगों ने QM में पढ़ा था, आपको उस वक्त भी बुरा लगता था, आज भी बुरा लगेगा, लेकिन जिसको थोड़ी सी मैथ समझ आ जाए उसके लिए ये एरिया मज़ेदार है। देन रेलेवेंट कॉस्ट और डिसीजन मेकिंग, ये मिला के एक एरिया बनता है। तो 3 टॉपिक्स यहाँ हैं, 3 टॉपिक्स यहाँ हैं, वहाँ 3 काम के टॉपिक्स हैं और बाकी इस तरह से। तो टेक्निकली हमारे पास 9 काबिल ज़िक्र टॉपिक्स हैं। अगर मैं लेबर को टॉपिक काउंट करूँ, लेबर उस तरह से नहीं, लेकिन चूँकि अब ये बिगनर एरिया से उनके सवालों का ट्रेंड बन गया है तो हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम स्प्रेड करें। तो अगर हमारे पास 10 के करीब टॉपिक्स हैं और 17-18 के करीब वीक्स हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ही टाइम है। नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता सर, वो FR1 में भी कम टॉपिक होते थे, लेकिन जो है ना एंट्रियाँ कर करके जो है ना हम तो चलें। ICAP ने किया क्या, 35 से 45 रखने के बाद भी ना वो 35 तक भी नहीं पहुँचे। बेचारों ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा भी पूछा, फिर भी उनका दिल नहीं माना और वो बड़े वाले टॉपिक्स की तरफ चले गए। तो 31, 31, 33
तो आई कैन सेफली से कि ये एरिया 32 से 1 नंबर का है। 12 मतलब 35 से ऊपर शायद नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर भी ना एक खास टाइम पे वजार हो जाता है, यार बच्चों वाले कितने सवाल बनाऊं, थोड़े से तो ज़रा बड़े सवाल बनाए जाए। तो यहाँ पे एक हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है। देन 20 से 30 उसने कहा, लेकिन बस इस दफ़ा तो उसने फॉलो किया, इधर एच पे ले गया और यहाँ उसने कहा ठीक है खेल जाते हैं आज। तीसरा 30 से 40 का था, वो 30 से 40 के दरमियान खेल रहा है, यानी कि इधर अगर उसने कम किया है तो इधर, यानी कि इन दोनों से मिला के अगर वेटेज देखें तो ये कितना बन रहा है 69, 70 के करीब ये बन गया, 70 के करीब ये भी बन गया, ये कितना बन रहा है 67। तो तकरीबन 65 से 70 के दरमियान यहाँ से बन रहा है और 30 से 35 के दरमियान वहाँ पे बन रहा है। मज़ीद इसको डीप डाउन एनालाइज करते हैं। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ तक ओल्ड पेपर चल रहा था, तो कुछ और टॉपिक्स भी हुआ करते थे जो अब नहीं है, तो शायद ये परसेंटेजेस हमें बहुत अच्छे तरीके से ना बता सकें। ओवरऑल एवरेज 18% ऑफ द टाइम्स या 18% ऑफ द वेटेज उन्होंने इस ग्रेड से सवाल पूछे हैं। अब ये देखें कि यहाँ पीछे पूरी ग्रेड में से एक आध टॉपिक, कई दफ़ा तो कोई टॉपिक नहीं पूछा जा रहा होता था, और यहाँ अब ये देखें नई स्कीम के आने के बाद से तीनों दफ़ा उन्होंने यहाँ से वेटेज कवर किया है और 3 टॉपिक और इधर 2 टॉपिक से कवर किया है। क्या किया उन्होंने, इतने अरसे से लेबर पे सवाल नहीं था, नई स्कीम आई लेबर पे सवाल आया, लोगों ने चलो ठीक है एक दफ़ा आ गया अब नहीं आएगा, दोबारा आ गया। अब उन्होंने कहा कि अब आई के अब नई स्कीम में पूछना शुरू हो गया, उन्होंने सबको मशवरा दिया कि लेबर लाजमी सवाल आएगा, उन्होंने नहीं दिया। आई क्या है ना वो जो मर्ज़ी करे, तो ये हमने नहीं तय करना कि कहाँ से सवाल आएंगे, हमने अपने तौर पे अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। तो ये एनालिसिस बहुत ज़्यादा शायद मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन हमें ये पता लग जाता है कि जिसको 30 से 40% आई क्या आप कह रहे हैं ना, एवरेज उनकी वेटेज इस पे पास्ट में 42% या उससे ज़्यादा रही है। जिसको 20 से 30 कह रहे हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ से वो 40% पूछा करता था और अब उसका दिल ख़राब हो रहा है कि ये मुझे कम नंबर के लिए क्यों पूछना है। और देखें उसने 20 से 30 को फॉलो करने की कोशिश बड़ी कम ही की है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेंटर वाला एरिया भी जो है ना मज़ेदार है और ये उसको काफ़ी पसंद है। इस लास्ट वाले में से अगर आप देखें तो डिसीजन मेकिंग इज़ द टॉपिक जो बचपन से आज तक रिपीट होता आ रहा है, और नई स्कीम के आने के बाद से उसने जो है वो सिर्फ इन 3 में से एक अटेम्प्ट में एक टॉपिक नहीं पूछा, बाकी वो पूछ रहा होता है। इससे ऊपर चलें तो ये 4 एरियाज़ हैं जिसमें प्रोसेस और जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग को ये एक टॉपिक के 2 हिस्से हम कह सकते हैं। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो 20, 16, 14 ये एक दफ़ा आया, ये आया, इसका मतलब है इन 3 टॉपिक्स में से सिर्फ एक अटेम्प्ट में एक टॉपिक इन्होंने स्किप किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो 6 टॉपिक है ये उनको बहुत पसंद है, यानी ग्रेड बी और ग्रेड सी काफ़ी ज़्यादा उनकी पसंदीदा है। ग्रेड ए में चूँकि ज़्यादा स्प्रेड हुआ है तो बीच बीच में से, लेकिन एक चैप्टर जो उनको हमेशा अच्छा लगता है वो ओवरहेड है। ये इससे पहले भी आप देखें तो इधर यहीं पे ही हमें ज़्यादा सवाल नज़र आ रहे होते थे। दूसरा एक मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो अगर देखें तो 74 और 72 इतने मार्क्स के सवाल औसतन यहाँ से हैं, बाकी जगह से कम। तो इस ग्रेड में ओवरहेड और मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा काम के, और उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस लेबर, और देन फिर एंट्री और इस तरह की चीज़ें आपकी बेहतर होनी चाहिए। वैल्यूएशन वाली चीज़ जो है वो बिल्कुल बेसिक है, वो FR1 लेवल की है। इसको डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी इंपॉर्टेंट का वर्ड मिस नहीं किया कि आप इसी की तस्वीर खींच के कहीं आप साहब ने कहा था ये टॉपिक नहीं करना है, ठीक है। सुपर इंपॉर्टेंट 61% ऑफ द पेपर औसतन उन 4 टॉपिक्स है, लेकिन औसतन है, पिछली 3 अटेम्प्ट्स की औसत थोड़ी सी डिफरेंट है। ये वाले 33% ऑफ द पेपर तकरीबन यहाँ से। तो आप ये देखिए दोनों मिला के 94% ऑफ द पेपर तो तकरीबन इस जोन से बन रहा है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कॉस्ट लोन प्रोडक्शन उसने पूछा ही नहीं, लेबर कॉस्टिंग 2 दफ़ा पूछा, जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग टोटल 2 दफ़ा पूछा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बीच बीच में पूछा, और इस तरह से। तो बहरहाल अगेन इस एनालिसिस का मकसद ये था कि हमें ज़रा थोड़ा सा समझ आ जाए कि ये है क्या, किस तरह से, बुक्स कौन सी फॉलो की जाए। आपको पता है कि ICAP की तरफ से एक स्टैंडर्ड बुक होती है जो कि हमेशा मौजूद होती है, विच इज़ स्टडी टेक्स्ट। थ्योरी में क्या होता है, टीचर स्टडी टेक्स्ट पकड़ के उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड करते हैं, ज़िंदगी आसान होती है।
न्यूमेरिकल में चूंकि आपको याद नहीं करनी होती चीज़ें, थोड़ी सी सिलेक्टेड थ्योरी होती है जिसको याद करना होता है, तो न्यूमेरिकल में चीज़ ये होती है कि आपको एक अप्रोच पता होनी चाहिए। यानी टीचर की किताब भी होती है तो क्या होता है, 2 सफ़े पे वो एक अप्रोच बता रहा है और तीसरे सफ़े से आगे जनाब लाइन से को 15 सवाल हैं और उनके सोल्यूशंस हैं। तो वो किताब कम होती है और प्रैक्टिस किट ज़्यादा होती है। तो होगा ये कि आप लोगों को अभी इस कोर्स के साथ एक किताब मिलेगी विच इज़ पास्ट पेपर्स का बैंक। पता नहीं शायद आप लोगों ने नोट किया है नहीं किया, आप लोगों को किताबें भी इस पैकेज में साथ शामिल है। आप ऑनलाइन हैं या फिजिकल हैं तो आप लोगों को एक बुक मिलेगी पास्ट पेपर्स की। उस पास्ट पेपर की किताब में जो है वो 2009 से लेके पिछली अटैम्प्ट तक के पास्ट पेपर्स, सॉल्यूशंस, जहाँ जहाँ किसी सवाल पे एग्जामिनर कमेंट्स आई के अपने दिए, वो जहाँ जहाँ मार्किंग स्कीम अवेलेबल है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो आपकी बन जाएगी एक एडिशनल प्रैक्टिस किट। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा हम एक खास पैटर्न पे चल रहे होंगे, तो हम जो भी कोई भी चीज़ स्लाइड पे कर रहे होंगे कुछ और, तो वो आपको साथ साथ उसके हैंडआउट्स भी मिलेंगे। एंड जो सवाल हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे वो सवाल और जो लिखा होगा वो आपने अपने रजिस्टर पे भी उतारना होगा, और सेशन एंड पे मैं उसको किसी ना किसी बुकलेट की फॉर्म में कंपाइल करके भी दे दूंगा। लेकिन असल वैल्यू है कि आप क्लास में बैठें और साथ साथ सवाल को सॉल्व करें। तो असूलन एक डेडिकेटेड रजिस्टर, अच्छा मोटा सा रजिस्टर जिस पे सिर्फ आपने कॉस्ट करना हो। ऐसा ना हो कि 2 सफ़े के बाद फिर उस पर कोई और टॉपिक आया हुआ हो किसी और सब्जेक्ट का, फिर 3 सफ़े बाद दोबारा कॉस्ट। एक कॉस्ट के लिए डेडिकेटेड बड़े साइज़ का तगड़ा सा एक रजिस्टर ले लें जिस पे आपने सिर्फ कॉस्ट करनी है, कॉस्ट की प्रैक्टिस, कॉस्ट के बारे में बातें करनी है। उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तरफ सिर्फ पास पेपर की प्रैक्टिस चल रही है और एक तरफ जो डेली लेक्चर चल रहा है उसको। हर टॉपिक के हम एक अच्छे नंबर ऑफ पास पेपर्स के सवाल भी करेंगे और कुछ सवाल मैं आपको बता दूंगा कि ये अच्छे सवाल हैं, जब आप एंड ऑफ सेशन पे प्रैक्टिस करने लगे तो आप ये इजाफी सवाल भी कर लीजिएगा। 50 सवाल करने के बजाय 10 सवाल 5 दफ़ा करना ज़्यादा बेहतर होता है। आपको एक टॉपिक समझ आया, आपने आईकेप का एक सवाल देखा, 80% आपका ठीक हो गया, 20% ठीक नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने एक अजीब सी एडजस्टमेंट बताई हुई थी जो मुश्किल थी। आपने अगली दफ़ा एक सवाल उठाया, 80% ठीक हो गया, 20% ठीक नहीं हुआ, उन्होंने एक नई अजीब सी एडजस्टमेंट बताई थी। तो होता यह है कि जब भी आप एक एक्स्ट्रा पास पेपर का सवाल प्रैक्टिस करते हैं तो 80% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वही कोर आपके रिपीट हो रहे होते हैं, और एक आध नई वैरायटी होती है जो उसने कराई होती है जो अगले सवाल में वो नहीं कराएगा, अगले सवाल में कोई नई अजीब सी बात कर देगा। उनको आदत होती है सवाल में एक आध जगह पे थोड़ा सा ट्रिक डालने की। अक्सर टीचर्स का सलूशन ये बताते हैं कि जी आपको जहाँ फंस जाओ आपने वहाँ अजम्पशन लेके कोई वैल्यू लिख देनी है और आगे सवाल सॉल्व कर देना, 80% तो ठीक हो जाएगा। कॉस्ट में कहा यह जाता है कि अगर किसी बच्चे ने 4 सवाल बेहतर कर दिए तो वो वैसे ही पास हो जाता है। पुराने ज़माने में कहा जाता था 3 सवाल, उस वक्त सवाल कम होते थे, ज़रा बड़े नंबर के होते थे। अभी 4 सवाल अगर कोई बच्चा पेपर में अच्छे तरीके से कर देता है, 80% 70% अच्छा कर देता है, तो उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ आपको स्टेप्स के नंबर मिल जाते हैं। आप कहीं अटके हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप वहाँ पर कोई भी एज्यूम्ड अमाउंट लिखते हैं और आगे चलना शुरू कर देते हैं। आगे जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो परसेंटेजेस मल्टीप्लाई करके जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं उस मेथड के नंबर मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम टोटल करने के नंबर नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम एंड पे जवाब निकालने के, या अगर एक जगह पे यानी कि यहाँ यूनिट्स की एडिशनल वैल्यू और रुपीस की अलग से वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, एंड रिजल्ट होने चाहिए। तो वो जो आपको पास पेपर की किताब मिलेगी उसमें मार्किंग स्कीम होगी जिसमें हर सवाल के साथ ये नज़र आ रहा होगा कि उसको उसमें कौन कौन सी चीज़ के लिए आईकेप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था। यहाँ तक बात समझ आई? तो बुक अगर आप फॉलो करना चाहें, अगर आप कहते हैं नहीं मेरे पास किताब हो तो बड़ा मज़ा आता है, तो आईकेप की किताब मौजूद है, लेकिन उसमें भी क्या है थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं और फिर उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पास पेपर्स को उन्होंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे डाला हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके फॉर्मेट का। एंड पे लिखा होता है एग्जाम्पल्स या प्रैक्टिस क्वेश्चन, सवाल कब ख़त्म होता है जवाब कब शुरू होता है नहीं पता लगता। उन्होंने पास पेपर को पकड़ कर उसको अपने एक फॉर्मेट में मोल्ड किया होता है, तो ज़्यादा बेहतर है कि फिर आप डायरेक्टली पास पेपर की तरफ जाएं। अच्छा, आईकेप की किताब में जहाँ जहाँ बीच में कोई थ्योरेटिकल डिस्कशन है, कोई ख़ास फॉर्मेट है, तो वो उठा के मैंने वहाँ से कट किया हुआ और मैं आपको साथ साथ स्लाइड्स पे दिखाता रहूँगा और साथ साथ आपको उसके हैंडआउट्स मिलते रहेंगे। यानी बाय द एंड ऑफ सेशन आपको फिर आईकेप की किताब की ज़रूरत है, किसी किताब की ज़रूरत नहीं होगी, आपके चंद हैंडआउट्स होंगे आपके पास और आपके अपने हाथ के किए हुए बहुत सारे सवाल होंगे। डन। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स करना क्या है, और इसमें ना ऑनलाइन यूज़र्स को मैं ख़ास तौर पे कुछ बताना चाहूँगा। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। एक, हर दिन आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए क्लास में।
और एक कैलकुलेटर होना चाहिए। पता है टेक्निक्स तो बड़ी एडवांस लेवल की भी हैं, लेकिन आप परेशान हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको उल्टे हाथ से कैलकुलेटर चलाना आ जाए ना, तो पेपर में 30% एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा आपके पास। पेपर में आप सब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ऐसे करके वो क्वेश्चन पेपर पकड़ा हुआ है, इस हाथ में बॉल पॉइंट है, चीज़ समझ आई, बॉल पॉइंट को साइड पे रखा, कैलकुलेटर पकड़ा, अब दूसरा हाथ कहाँ से, कागज़ को ऐसे रखा, इस हाथ में कैलकुलेटर पकड़ा, इस हाथ से ऐसे है, कागज़ सामने किया, ये हो गई। अच्छा लिखना कहा था, ओहो वो शीट तो नीचे है, कागज़ दोबारा इधर किया, कैलकुलेटर को इधर रखा। जेन्युइनली ये होता है पेपर में। कितना ही मज़ा है कि कैलकुलेटर लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, आपके हाथ में बॉल पॉइंट है, और आपको आदत है कि आप उल्टे हाथ से उस पर फिगर्स लिख के वो कर रहे हैं। तो ये सामने क्वेश्चन पेपर है, ये आपकी आंसर शीट है, आपने आप क्वेश्चन पेपर से वैल्यू देख के उस पर डालते हुए ये जवाब निकाला और यहाँ लिख दिया। लेकिन ये ज़्यादा हो गया। सिर्फ 4 घंटे की प्रैक्टिस बस, एंड यू कैन यूज लेफ्ट हैंड फॉर कैलकुलेटर। सिर्फ 4 घंटे। जिंदगी में कभी 4 घंटे निकाल के दे देना, आपके सारे अकाउंटिंग के पेपर में जिंदगी आसान हो जाएगी। अगेन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप उस लेवल तक पहुंच सकें, बट दिस इज ऑल्सो अ टिप। तो चलें, मैं ये काम तो आपकी मुशक्कत वाला है, जो जहां मैं टाइम बचा सकता हूं टेक्निकल, उसमें उस एरिया में मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अगेन अगर आपको इस तरह की छोटी सी कैलकुलेशन करना आ जाए। दूसरा, जब आपको साइन थीटे कॉस थीटे चाहिए ही नहीं, तो कई दफ़ा अकाउंटेंट का वो ज़रा एक बड़ा सा चौड़ा सा वो हथौड़ा सा एक वो होता है कैलकुलेटर, जिसमें 2 0 3 0 अलग से डालने की ऑप्शन भी होती है। अक्सर बच्चे तो एग्जाम में 0 ही पूरे करते रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक जगह पे एक सवाल लिखा हुआ है ना, 75,000 प्लस 167,000 प्लस 88,000 प्लस 63,000, तो सारे 0 डालते हैं बच्चे बड़े शौक से। हालांकि ये ऐड करने के बाद एंड पे 3 0 लगा दे, लेकिन डर लग रहा होता है कहीं गलत ना हो जाए, तो 0 भी डालने। तो अगर वो कैलकुलेटर ही उस तरह वाला हो जिसमें 3 0 की ऑप्शन हो, 2 0 की ऑप्शन हो, जो अकाउंटेंट वाला अलग से, ये जो नहीं मुंशियों के पास होता है, अकाउंटेंट्स जी, एग्जैक्टली ये इसका मतलब ये है कि जब हम सवाल को कर रहे होंगे तो ये चीज़ समझनी बड़ी ज़रूरी होगी कि हमने अपने टॉप पे क्या लिखना है और क्या चीज़ करने से हम ज़रा ज़्यादा फास्ट चल सकते हैं। और फिर अगर डिस्क्रिप्शन में कोई चीज़ दी हुई है तो उसको फिर हमने कैसे कन्वर्ट करना है। अगेन ये सारी बातें बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समटाइम ये है कि डाटा कुछ रॉ डाटा उस तरह से होता है, और अगर वो एक दफ़ा उसके 0 आगे पीछे कर दिए तो सब आउट हो जाता है। तो सबसे सेफ क्या है, इधर सारे 0 पूरे लिख दें। तो बच्चा फिर यही कहता है कि चलो फिर मैं सेफेस्ट ऑप्शन की तरफ जाऊं, मैं ज़्यादा रिस्क ना लूँ। लेकिन मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। रजिस्टर आपके पास हो, कैलकुलेटर आपके पास हो, और डेली आपने होमवर्क करना है। और पता है होमवर्क क्या होगा? जो क्लास में सवाल किया है घर जाके बगैर मेरी वीडियो सुने उसे सॉल्व करना है दोबारा से। ताज़ा ताज़ा आपने सुना है, मेरे साथ साथ किया है। अब क्या होता है, अकाउंटिंग में लोग इजी होकर बैठे होते हैं आराम से, और दिल उनका मतलब बस नहीं चल रहा होता कि एक चाय साथ हो, चाय साथ साथ पी रहे हो और बस देख रहे हो कि टीचर अपने मेहनत मजदूरी कर रहा है। जब वो पूरा बोर्ड भर देगा उसे कहेगा सर साइड पे हो जाए, मैंने तस्वीर खींचनी है। वो तस्वीर खींच के सॉफ्ट में अपने पास रख लेंगे कि ज़िंदगी में कभी ना कभी काम आ जाएगी। ऐसे नहीं करना है। एक तो टीचर के साथ साथ रिकॉर्ड करना है, और दूसरा एक दफ़ा टीचर के बगैर रिकॉर्ड करना है। कॉस्ट में मेरी कोशिश है कि आपको एनेबल कर दिया जाए। अकाउंटिंग में क्या होता है, फॉर्मेट रट्टा मार लेते हैं, पेपर में चल जाता है काम। स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर रट्टा मार लेते हैं, पेपर में चल जाता है। कॉस्ट में दिमाग लगाना पड़ता है, पेपर में काम नहीं चलता। तो इस क्लास में हमारी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप एनेबल हो चुके हो। तो यहाँ पे अब आपने जो मैथ है उसके ऊपर काफ़ी सारा काम करना है। इसकी हम साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। हम पूरा का पूरा सिलेबस भी ख़त्म कर लेना, तो भी जब आप सवाल करने बैठेंगे तो आपको वही मसले आएंगे जो मैं आज पहले दिन बता रहा हूँ।
अगर आपने मैथ पे काम नहीं किया होगा। और अगर मैथ पे आज काम कर लेंगे ना एक दफ़ा, इस वक्त शुरू है सेशन का, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, रमज़ान भी बाकी चीज़ें भी, तो वाई नॉट कि हम एक दफ़ा मैथ सीधी कर लें। रॉन्ग नंबर है, देखिए तो मैथ पढ़ाने लग गए टीचर। लेकिन अल्फ़ाबेट्स देखिए, मुझे इंग्लिश के वर्ड्स अच्छे ना लिखने आते हो, मुझे स्पेलिंग सही ना आते हो, या मुझे ग्रामर का इस्तेमाल सही ना आता हो, मुझे एक टीचर सिखाए जा रहा हो कि ऐसे कैसे लिखना है। शुरू वाले पैराग्राफ में यू हैव टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ द थीम, और दरमियान वाले में यू हैव टू राइट डिटेल्स ऑफ द थीम, और एंड वाले पे वो बहुत अच्छा मुझे फॉर्मेट समझ आ गया। मैं वो फॉर्मेट के मुताबिक ऐसे लिख तो दूंगा, लेकिन ऐसे के अंदर फंसूंगा फिर वही अपनी इंग्लिश के स्पेलिंग पे, फिर फंसूंगा अपनी ग्रामर पे, तो मुझे उस ऐसे में नंबर नहीं मिलने। मैं मुशक्क़त पूरी कर रहा हूँगा, मैं लगाऊंगा 20 मिनट, 20 नंबर का ऐसे होगा और मुझे मिलेंगे 8 नंबर, क्योंकि मेरी ग्रामर ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरे स्पेलिंग ठीक नहीं थे, क्योंकि मैंने सारी तवज्जो लगा दी ऐसे के फॉर्मेट सीखने के ऊपर, अपनी इंग्लिश सीख नहीं की। तो जिस तरह से ऐसे लिखते हुए अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, आपके स्पेलिंग, आपकी ग्रामर एक चीज़ है, एंड फॉर्मेट ऑफ ऐसे दूसरी चीज़ है। इसी तरह से कॉस्ट में ये जो आपकी ग्रामर है ना पीछे, ये मैथ है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, किसको किससे डिवाइड करना है। एक रैंडम कॉस्ट का ना पास पेपर का कोई सोल्यूशन निकाल के देखिएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा, इतनी मैथ नज़र आएगी। और अभी ICAP शॉर्टेस्ट वे से करता है। वही सवाल को किसी टीचर की किताब में देख लेंगे तो आपको दुगना होके कम से कम नज़र आ रहा होगा, और उसमें भी मैथ ही मैथ भरी हुई होगी। कॉस्ट इज़ मोर अबाउट मैथ्स, और मैथ से लोगों को नफरत होती है, ज़्यादातर लोग मैथ को पसंद नहीं करते। कॉस्ट में मेरे आने की वजह, या कॉस्ट के अंदर मेरे स्टूडेंट्स की सेटिस्फेक्शन की एक कोर रीज़न ये है कि मैं उनकी मैथ ठीक करा देता हूँ। बड़े कम लोगों को पता है कि मैं गलती से CA में आ गया था। मेरे पास PhD मैथमेटिक्स का एक ऑप्शन था, यानी PhD मैथमेटिक्स और CA। मुझे मैथ बहुत अच्छी लगती थी, तो मुझे लगता था ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, तो उसमें से गलती से CA सेलेक्ट हो गया। ठीक, हसीन गलती थी, ठीक है। तो मैथ जब ज़िंदगी से माइनस भी हुआ तो भी मैं बड़े अरसे दुखी रहा, और फिर मैंने अपने कैफ के दौरान प्राइवेटली BSc मैथमेटिक्स के पेपर दे दिए। तो मैं BSc मैथमेटिक्स भी हूँ, जो मैं लिखता नहीं, क्योंकि वो उस क्वालिफिकेशन का फ़ायदा ही कोई नहीं। जैसे मैं इस्लामिक स्टडीज़ हूँ, लेकिन वो आप लोगों से रिलेट नहीं करती। तो अपने शौक़ सारे पूरे किए हैं। कहने का मतलब है कि मुझे मैथ काफ़ी पसंद है, और जब से BMBS फौत हो गई थी तो तब से मुझे था कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि मेरे सारे हैं सरकारी खुश्क पेपर, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, ऑडिट। तो इतने खुश्क पेपर ना, पहले बीच में होती थी BMBS, तो कम से कम एक पेपर होता था जिसमें आप ज़रा अच्छी बात करते थे, लोगों को कुछ सिखाते थे, कोई लॉजिकल बात होती थी। बाकी जगह तो आपने सारी बात करने के बाद रट्टा लगवाना है। तो जब BMBS भी ख़त्म हुआ तो उस वक्त मैं दोबारा अपने पुराने पेपर पे जंप इन कर लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग, कि ठीक है जी मैं इसको लेके चलूँगा। और उसमें एक चीज़ समझ आई कि लोग रिसर्च के साथ उस पेपर को नहीं कर रहे। एक आदत है कि कोई भी पेपर हो तो हम उसको प्रॉपर थॉरोली स्टडी करें, देखें। इसीलिए मैंने आपको एग्जामिनर बता दिया कि आपको पता लग जाए कि एग्जामिनर के क्या दुख हैं। अगर आपको वो समझ आ गए तो एग्जामिनर के जो टिपिकल दुख थे वो हम लोगों ने ऑलरेडी स्लाइड पे देख लिए थे। तो इसमें अगर मेरे से सब्जेक्ट्स की प्रेफरेंस पूछी जाए, जब मैंने इधर कैफ में सॉर्ट ऑफ मार्केट में कैरियर स्टार्ट किया, एक कॉलेज में डुबो के आ रहा था, एक कॉलेज में शुरू किया था, तो वो 3-4 पार्टनर्स थे। तो बस बाद में पता लगा कि मैं अकेले ही काम करना चाहता था, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, उनको सिर्फ प्रॉफिट कमाने थे। तो वो बहरहाल कॉलेज डूबने के बाद फिर मार्केट में आके अपने तौर पे स्ट्रगल शुरू की। तो कॉलेज को जो ज़रूरत थी वो करता गया। मुझे सबसे ज़्यादा जो सब्जेक्ट पसंद है वो सुन के अक्सर लोगों को हैरत होती है, QM। और ये मैं आज से नहीं कह रहा, मैं को पिछले 8-10 साल से मेरी को कहीं ना कहीं किसी पुरानी वीडियो, किसी पोस्ट, किसी जगह ये बात हो जाती है। तो QM मेरा सबसे पहला सब्जेक्ट था,
लेकिन मुझे कॉलेजेस ने नहीं पढ़ाने दिया, उन्होंने कहा नहीं जी ये बिगनर लेवल का पेपर है, आप सीनियर टीचर हैं, क्योंकि मैं उधर से कॉर्पोरेट लॉ और एडवांस ऑडिट वगैरह पढ़ा रहा था, तो उन्होंने कहा ये मजाक हो जाएगा, तो मतलब मुझे अपनी पसंद का सब्जेक्ट नहीं वो करने दिया। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो मतलब क्यूएम के फ़ौरन बाद मुझे पसंद है वो बिजनेस मैनेजमेंट, तीसरे नंबर पे कॉस्ट अकाउंटिंग, चौथे नंबर पे ऑडिट, पांचवें नंबर पे लॉ। लेकिन लोग ना वो दूसरी तरफ से जाके देखते हैं, वो कहते हैं लॉ के बाद ऑडिट, ऑडिट के बाद बीएम, वो नहीं ऑडिट के बाद मतलब बीएम तो बेचारा वैसे ही फौत हो गया, वो फाइनल में ही चला गया। तो होगा ये कि मैं भी आपको सेशन एंड पे लास्ट मंथ के लिए तकरीबन 60 के करीब सवाल बता दूंगा कि आखिरी महीने में ये 60 सवाल हैं, इन्हीं के ऊपर आप जितना ज़्यादा हाथ साफ करें। उन 60 में से मेरी कोशिश ये होगी कि हम 30-35 सवाल क्लास में ही कर लें। उन 60 में से क्लास में हम कुछ और सवाल, भाई पास पेपर का एक सवाल है बेसिक कॉन्सेप्ट का, वो मैंने क्लास में कराया, लेकिन मैं आखिरी मंथ की रिवीजन के लिए वो वाला सवाल नहीं दे रहूँगा क्योंकि वो बेसिक होगा। तो तकरीबन हम लोगों ने क्लास में जो इस वक्त टारगेट रखा हुआ है वो है तकरीबन 60 के आसपास पास पेपर्स के सवाल। आप कहेंगे सर 60 ज़्यादा हो गया, तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं, मैं नंबर गेम वहाँ से बेहतर कर लूँगा। तो कम सवाल ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस करना है, यानी कि अपना जो पैटर्न है उसको समझना है, सवालों को बार बार रिपीट करना है। नए सवाल ज़रूर देखें, उसको ज़रूर क्लास में हम डिस्कस भी करें। हो सकता है आप कहें सर ये सवाल मैंने देखा है, बाकी चीज़ें सही हैं, ये एक अजीब सी एडजस्टमेंट, हम उस अजीब सी एडजस्टमेंट बात कर लें। लेकिन हर दफ़ा अच्छा 11 सवाल करने के बाद फिर 12वां सवाल उठाएंगे तो उस नई एडजस्टमेंट को देख के परेशान होंगे, जो उस टॉपिक से उसका ताल्लुक नहीं है। वो एग्जामिनर उस वक्त जब बैठ के सवाल बना रहा था तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था उससे ताल्लुक है। वो 12वां सवाल करने के बाद भी यू नेवर नो कि 13वें सवाल में वही एडजस्टमेंट दोबारा आ रही है या नहीं आ रही। तो एवरी टाइम अगर सवाल का 70 to 80% अच्छा सॉल्व हो रहा है तो ऑब्वियसली उन्होंने सवाल में एक दो टेक्निकल बातें ऊपर लेवल की रखी होती हैं ताकि असेस कर सकें कि बहुत अच्छी तैयारी करके कौन आया। तो बस उन सवालों पे मायूस नहीं होना या उन पॉइंट्स पे मायूस नहीं होना, साथ साथ चलना है, क्लास के चलें, साथ साथ चलें, वीकली कोशिश करें कि हम एक दिन टेस्ट करें और जो उस वीक में पढ़ा है उसको आप न्यूमेरिकली आपके सामने हो, और जब वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे हो तो मैं आपको उसके बारे में बताऊं कि जी इसमें क्या था और किस तरह से था। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ना सैटरडे एक बड़ा खूबसूरत सा दिन होता है टेस्ट के लिए। थ्योरी में मुझे मंडे हमेशा प्यारा दिन लगता है कि चलो वीकेंड पे लोगों ने रट्टे शट्टे मार लिए हों, बट न्यूमेरिकल में आपने रट्टा तो मारना नहीं है। पूरे वीक की जिस तरह से प्रैक्टिस चल रही है, आपने सैटरडे वाले दिन वो टेस्ट दे के अपने वीक की उस प्रैक्टिस को क्लोज कर देना है कि यस मेरी प्रैक्टिस अलॉन्ग विद एक अननोन जो एक दो सवाल मैंने क्लास में किए उसके साथ कवर हो गई। तो हमारी कोशिश होगी कि सैटरडे जो है वो आपका टेस्ट डे हो, 5 days अ वीक जो है वो हम चीज़ों को प्रैक्टिस करें और उन 5 दिनों में हमने जो पढ़ा है वो टेस्ट में हो। मंडे वाले दिन पहले हम टेस्ट को डिस्कस करें और उसके बाद आगे चलें। तो ये हमारा इंशाल्लाह ताला पैटर्न होगा। अब पैटर्न से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, अप्रोच से रिलेटेड कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? जी जी, मैथ कैसे इम्प्रूव होगी? अगले 4 दिन हम सिर्फ मैथ करेंगे। आप उलझेंगे, आप तड़पेंगे, आप दीवार में टकरे मारेंगे, लेकिन मैंने एक दफ़ा आपकी ग्रामर सीधी करानी है। इससे पहले कि मैं आपको एसेज बताऊं कि हमने कैसे करने हैं, और यकीन माने सेशन एंड पे आप कहेंगे कि सर वो 4 दिन कम थे। इन 4 दिनों में मैं आपको बीच बीच में ना कुछ सवाल देता रहूँगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे, और अचानक से मैं कह दूंगा कि ये जो आपने किया ये पेपर का सवाल था। तो हम 2 से 3 पास पेपर के सवाल बीच में एवं एडजस्ट कर लेंगे बगैर कॉस्ट पढ़े। अभी कॉस्ट तो अगले हफ्ते शुरू करेंगे, लेकिन कॉस्ट पढ़ने से पहले पहले आपको ये समझ आ जाएगा कि पेपर में कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ मैथ हैं। तो कुछ सवाल मैं आपको दूंगा, जब आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बीच में सवाल देने से पहले नहीं बताऊंगा कि इनमें से ये पास पेपर का कौन सा था। तो एक खूबसूरत से टाइम पे मैं आपसे कहूँगा ये जो ये वाली चीज़ हमने डिस्कस की है ये पास पेपर का सवाल था। और फिर छोटी छोटी सी एग्जांपल, मेरी कोशिश ये होगी कि डिफरेंट पास पेपर के बीच बीच में से जो ट्रिकी मैथ की एडजस्टमेंट्स आई हैं उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लें, ताकि इस वीक आपकी मैथ एक दफ़ा इस लेवल पे हो जाए कि मैं आपसे कहूँ हाँ भाई अब इन्फ्लेशन 15% है और जो हमारा ओवरऑल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 20% गिर गई है, बताओ मैं क्या करूँ? तो आप कहेंगे सर इतने परसेंट से ऐसे मल्टीप्लाई कर देते, परसेंट से ऐसे ठक्का नहीं। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे, वो सारी चीज़ हो जाएगी जो कि हमने 6 लाइन में करनी थी। तो छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना, जो मैथ में, जैसे मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूँ कि अगर
आप एक जगह गए और एक खाना है 500 का और उस पर 18% सेल्स टैक्स लगना है, और वो कहते हैं कि 10% हम ऑफ दे रहे हैं फलाना कार्ड के ऊपर, 18% उस पर लगेगा सेल्स टैक्स और 10% होगा ऑफ। मेरा एक सवाल ये है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा कब है, पहले अमाउंट पे सेल्स टैक्स लग जाए और बढ़ी हुई अमाउंट पे आपको 10% ऑफ मिल जाए, या पहले आपको 10% ऑफ मिल जाए और छोटी अमाउंट पे सेल्स टैक्स 18% लग जाए? ज़्यादा फ़ायदा किसमें है? हाँ जी, 10% वाले में फ़ायदा है और पहले सेल्स टैक्स वाले में फ़ायदा है, बड़ी अमाउंट पे बड़ा डिस्काउंट। कुछ बच्चे जिनकी मैथ अच्छी होती है ना, वो बीच में पता लग जाते हैं। तो पिछली 2-3 क्यूरीज में मैंने 1-2 बच्चों को देखा जो मैथ वाली बात पे फ़ौरन से ठक वो कर देते हैं। जब मैंने यहाँ एक लाइन लिखी तो मैंने कहा किसने ऐसे किया, तो एक भाई ने हाथ खड़ा किया, उन्होंने सबसे पहले सही जवाब दे दिया है, बराबर है, दोनों प्रोसेस से बराबर है। तजर्बा करके देख लें, या चले होमवर्क के तौर पे घर में ज़रा तजर्बा करके देखिएगा। क्योंकि 500 ने 18% भरना है, तो 500 मल्टीप्लाई होगा 118% से, और फिर इस जवाब में 10% कम होना है, 90% से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब रिवर्स कर देते हैं, पहले 500 90% से मल्टीप्लाई होगा और पूरे जवाब को 118% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टेक्निकली 118 और 10 90 यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो तब समझ आता है जब मैथ सीधी हो। तो फिर क्या होता है, आप आईकैप के पेपर में दी हुई पूरी अमाउंट पकड़ते हैं और उसी को इन्फ्लेट करके नई अमाउंट निकाल लेते हैं। वरना क्या होता है, एक स्टूडेंट पहले उस अमाउंट को तोड़ता है कि इसमें क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है, फिर क्वांटिटी को अलग से बढ़ाता है, प्राइस को अलग से बढ़ाता है, फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन इन दोनों पे कंबाइंड लगा के जवाब निकालता है। ये सारी चीज़ एक लाइन में हो सकती है। तो हमने प्रैक्टिस इस लेवल पे करनी है कि उसके बाद जब हम सवाल शुरू करें तो आप कहें सर ये इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया। नॉर्मली पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है एक सवाल को सॉल्व करने में, लेकिन अगर मैथ सीधी हो गई है तो ये कहानी 25-35 मिनट पे आ जाएगी, है ना मज़ा। कॉस्ट अकाउंटिंग के मेजॉरिटी टॉपिक में अकाउंटिंग कम है और मैथ ज़्यादा है। और अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कहानी पता है FR1 वाली, तो मज़ीद टोटल यूँ समझें कि मैंने कॉस्ट का अगर कोई नई बात आपको बतानी है तो गिनती के 2-3 टॉपिक हैं जिसमें नई बात है, बाकी सारी आपकी अकाउंटिंग की बेस है और मैथ के साथ मिक्सिंग है जी। और कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन जी? सिलेबस कब तक ख़त्म कराएंगे? सेफली आई कैन से कि पेपर से कम 1 महीना पहले आप आज़ाद हो चुके होंगे इंशाल्लाह। टेस्ट के लिए हमें अच्छा तसल्ली वाला टाइम चाहिए, क्योंकि टेस्ट मेरी ख्वाहिश है कि 60-70 मिनट का हो। हाँ मतलब मज़ा तो आए ना जी। डेली सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, क्योंकि जो हमने क्लास में किया आपने घर जाके उसे रिपीट करना है, और क्लास है 1.25 घंटे की, तो घर जाके 1 घंटे में आप उसे रिपीट कर सकते हैं। और अगर कहीं भूल गई, कहीं अटक गए और अपना रजिस्टर खोल के देखा, तो मेरे ख्याल में 1.5 घंटा इज़ द मैक्स टाइम जो किसी दिन आपको घर जाके देना है। मैं बड़ा कम ऐसा होगा कि बड़े बड़े सवाल आपको पूरे के पूरे होमवर्क के तौर पे दे दूं। कोशिश करूंगा बीच में ओवर वीकेंड्स आपको एक आध एक्स्ट्रा सवाल दिया करूंगा, लेकिन अगले दिन मायूस होकर खुद करा भी दिया करूंगा। क्योंकि मतलब अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि आपको सवाल दे दिए और आप लोग सारे कर लाए, हाँ जो अच्छे बच्चे होंगे उनको फ़ायदा होगा, वो एक दफ़ा अपने तरीके से कर चुके होंगे, फिर अगले दिन जब मैं करा रहा हूँ तो वो साथ साथ मैच कर रहे होंगे कि कौन सी जगह पे वो अपना स्टेप वगैरह थोड़ा सा कम कर सकते थे जी। नहीं, मैं जालिम आदमी कभी भी नहीं हूँ। अगर आप जो है ना वो मेरी हिस्ट्री जानते हैं या आप लोगों से पूछ ले, मैं कभी भी तकलीफ़ देने के हक़ में नहीं हूँ। जब ये टाइम रखा है और इसको इस तरह से प्लान किया है तो इसी में होना चाहिए। एक ख़ास टाइम के आगे ना लोगों को समझ आनी भी बंद हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 घंटे से बड़ी क्लास एक स्टूडेंट एक सिटिंग में हज़म कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि किसी सैटरडे पे, यानी कि टेस्ट वगैरह को थोड़ा बहुत आगे पीछे की और किसी एक आध टाइम पे हम अपनी क्लास 1.5-2 घंटे टाइप की कर लें, कभी कभार बहुत ही शदीद मजबूरी हो तो हो। अदरवाइज़ कोशिश यही है कि जो हमारा एक टाइम स्लैब है हम इसी में रहें। और
अगर आपको अंदाज़ा हो तो मैं अच्छा खासा बोलता हूँ और काफ़ी कुछ लिख लेता हूँ। हमने कितनी सारी प्रेजेंटेशन देखी, इतनी सारी बातें की, आपके मैथ के मसले, मैथ के 3-4 तरह के इश्यूज डिस्कस कर लिए, बाकी प्रॉब्लम एग्जामिनर के मसले, अपनी इस सब्जेक्ट की हिस्ट्री, और टाइम ख़त्म ही नहीं हो रहा, अब जाके ख़त्म हुआ है। तो 1.25 घंटे में बहुत बरकत है, क्योंकि मैं और बातें नहीं ना कर रहा हूँ। मज़ा आएगा जब आपको सवाल दूंगा तो मैं बैठ के, अकाउंटिंग की टीचर जो एंजॉय करते हैं ना कि बच्चों को सवाल दे दिया, वो सवाल कर रहे हो, बैठ के चाय पी रहे हैं। थ्योरी में मुझे हमेशा दुख होता है कि मैं रोस्टम तक पहुंच ही नहीं पाता, तो यहाँ मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट 4 डेज़ हम लोगों ने मैथ के वो कॉन्सेप्ट बेहतर करने हैं। और ये मैथ वो नहीं है जिससे आपको डर लगता है, दिस इज़ नॉट एडवांस मैथ, दिस इज़ बेसिक मैथ। परसेंटेजेस, प्रोपोर्शन, मार्कअप, मार्जिन, 2 चीज़ों को इकट्ठा कैसे मल्टीप्लाई करना है, बस वो सारी टिप्स एंड टेक्निक जिससे हमने पेपर में ना अपने 70-80 मिनट बचाने हैं किसी उस स्टूडेंट की निस्बत जिसकी मैथ अच्छी नहीं है। डन, ऑल क्लियर। तो कल से कैलकुलेटर्स और रजिस्टर ले आएं, कोशिश करें कि एक प्रॉपर बड़ा रजिस्टर ले लें जिस पे क्लास की साथ साथ प्रैक्टिस हो। जी, सवाल आया सेशन एंड पे हाइटी होगी, मैं उसकी शर्तें डिफाइन कर सकता हूँ। मिड टर्म क्लियर करना ज़रूरी है, बाकी जगह मैं कहता हूँ मिड टर्म में क्लियर होना, तो बस अब तो मिड टर्म में मिड टर्म क्लियर करना ज़रूरी है, और सारे टेस्ट दिए हुए हो। हाँ नहीं वो देख लेंगे अभी आगे चल के, ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।